हेलो एवरीवन। आज पढ़ेंगे सेल, कोशिका, जिसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका। तो सेल क्या होता है, कोशिका क्या होती है। तो हम अपने चारों तरफ बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स देखते हैं, उसमें कुछ लिविंग्स देखते हैं, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स देखते हैं। तो हमारे माइंड में आता है कि ये जो लिविंग थिंग्स है या फिर नॉन लिविंग बीइंग्स है, ये कैसे बने हैं, इनका विकास कैसे हुआ है, किस तरह से हुआ, ये सर्वाइव कैसे करते हैं अपने आप को। ये सब इसको देख करके हमारे मन में ऐसे विचार आते हैं। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने वाले हैं, मूव करते हैं, रिप्रोडक्शंस करते हैं, सांस लेते हैं, ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक कोशिका से मिलके बने होते हैं। ठीक है, सेल से मिलके बने होते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इसमें कुछ एक कोश की भी हो सकते हैं, कुछ दो कोश की भी होते हैं, कुछ बहुकोश की भी हो सकते हैं। जिसमें कुछ ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर हो सकते हैं, जो एक कोशिका बोलते हैं, एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। और कुछ होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, जो बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। और सेल्स से मिल करके छोटे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल्स से मिलके बनते हैं। और सेल्स, बहुत सारे सेल्स की जब ग्रुप होती है तो क्या बनता है, टिश्यू बनता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं ऊतक। बहुत सारे सेल्स का जब गठन होता है, ग्रुप बनता है, तो वो क्या बनता है, टिश्यू बनता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं ऊतक। तो सेल से मिलकर टिश्यू बना, और टिश्यू जब बहुत सारे टिश्यूओं का ग्रुप होता है तो क्या बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं। ठीक है, ऑर्गन्स बनते हैं। और बहुत सारे ऑर्गन्स का जब ग्रुप होता है तो क्या बनता है, एक ह्यूमन बॉडी का निर्माण होता है। तो सेल्स यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, एक कोश की भी हो सकते हैं, और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, बहुकोश की भी होते हैं। जो सेल्स होता है, नॉन लिविंग थिंग्स कभी भी सेल्स नहीं बनता। लिविंग सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स जो होते हैं, लिविंग बींग्स होते हैं, वही सिर्फ सेल से मिलके बने होते हैं, कोशिका से मिलके बने होते हैं लिविंग बींग्स। तो यहाँ देखते हैं, स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। जो सेल की स्टडी किया जाता है, सेल की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी की अगर हम बुक पढ़ेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ सेल से रिलेटेड सारी जानकारी हमें मिलेंगी। सेल क्या है, कैसे बना है, ये सब के उसके अंदर के क्या क्या पार्ट्स है, उस सब को बारे में उसमें डिफाइन किया गया। तो स्टडी ऑफ सेल को क्या बोलते हैं, हम साइटोलॉजी बोलते हैं। सेकेंड देखेंगे, डिस्कवरी ऑफ सेल। कोशिका की खोज किसने की थी सबसे पहले सेल की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने। जो रॉबर्ट हुक थे, सबसे पहले उन्होंने कोशिका की खोज की थी, वो भी कॉर्क कैम्बियम में देखा था। जो एक बॉक्स था, बॉक्स में एक जेल लाइक स्ट्रक्चर था, जिसको उन्होंने जेल का नाम दिया, जेल मकड़ी का घर, जेल का घर, वो नाम दिया था। तो उसमें सबसे पहले सेल को उन्होंने देखा, जो डेड सेल था। फिर उसके बाद से डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल्स, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। जो एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक थे, उन्होंने सबसे पहले क्या कहते हैं, उन्होंने लिविंग सेल की खोज की थी। रॉबर्ट हुक आपका डेड सेल की खोज की थी, लेकिन जो एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक थे, उन्होंने क्या, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग सेल की खोज की थी। कौन से सन में, 1676 से 1676 में एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक लिविंग सेल्स की खोज की थी 1676 में। वो भी लिविंग सेल्स किस में देखा था इन्होंने, इन्होंने लिविंग सेल्स माइकोप्लाज्मा में देखा था। माइकोप्लाज्मा जो एक कोशिकीय होता है, जो यूनिसेलुलर सेल, जिसमें सिर्फ एक सेल्स होते हैं। माइकोप्लाज्मा, ये भी माइकोप्लाज्मा में क्या, ये बोले कि माइकोप्लाज्मा जो बैक्टीरिया है, जो माइकोप्लाज्मा में देखे थे लिविंग सेल्स, उन्होंने कहा कि ये रेन वाटर से मिले हैं। जो रेन वाटर होता है उसमें उन्होंने बताया कि माइकोप्लाज्मा से, और माइकोप्लाज्मा में इन्होंने लिविंग सेल की खोज की थी। नेक्स्ट देखेंगे, डिस्कवरी ऑफ सेल थियरी। सेल की थ्योरी किसने दी थी, तो सेल्डन एंड स्वान ने 1839 में सेल की थ्योरी उन्होंने दी थी। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने क्या की थी, सेल की खोज की थी सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने, लेकिन वो क्या कहते हैं, डेड सेल की खोज की थी। उसके बाद से एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक आए थे, जिन्होंने लिविंग सेल की खोज की थी, वो भी माइकोप्लाज्मा में। उसके बाद से सेल की थ्योरी किसने दी थी, सेल्डन एंड स्वान। ये दो अलग अलग वैज्ञानिक है, सेल्डन अलग वैज्ञानिक है, स्वान अलग वैज्ञानिक है। दोनों अलग अलग वैज्ञानिक है जिन्होंने सेल की थ्योरी दी थी। अब हम देखेंगे व्हाट इज सेल। सेल क्या है, इसको हम देखते हैं। तो सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल
एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। के जो सेल्स होता है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका क्या होता है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होता है, जो एक प्रकार का स्ट्रक्चर देता है। सेल से क्या होता है, बॉडी को स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, किसी भी ऑर्गन्स को स्ट्रक्चर मिलता है। और फंक्शनल यूनिट होता है, जो सेल्स क्या करता है, बहुत सारे फंक्शंस भी करते हैं। हमारे बॉडी के अंदर बहुत कई प्रकार के फंक्शंस होते हैं जो सेल्स के द्वारा ही होता है, ठीक है। और जो ये सेल्स होते हैं वो, ये सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, फ्री होते हैं, वो अपने तरह से किसी भी तरह से काम कर सकते हैं, उनसे बाउंडिंग नहीं होता है। सेकेंड देखें, इसी को हम क्या बोलते हैं, सेल थ्योरी भी बोलते हैं। सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसी को क्या बोलते हैं, सेल थ्योरी भी बोलते हैं। सेल थ्योरी देखेंगे क्या होता है। इन 1838 में जो मैथ्यूस सेल्डन थे, ये जर्मन बॉटनिस्ट थे। मैथ्यूस सेल्डन क्या थे, एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। ये एग्जामाइंड अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स in 1838 Matthew Selder, a German botanist, examined a large number of plants and observed that all plants are composed of different kinds of cells which form the tissues of the plants. जो मैथ्यू सेल्डन थे वो बॉटनिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, बहुत सारे सेल्स लिए, प्लांट्स के बहुत सारे सेल्स लिए, उसको उन्होंने क्या किया था, उसको ऑब्जर्व किया, उस पर स्टडी किया। तो उन्होंने देखा कि जितने भी प्लांट्स होते हैं सबके अंदर सेल्स डिफरेंट टाइप के होते हैं। ऐसा नहीं कि हर सभी प्लांट्स में सेल्स एक ही जैसा होता। उन्होंने से पहले बॉटनिस्ट थे, इसलिए उन्होंने क्या किया था, प्लांट्स के सेल की स्टडी की थी। तो उसमें देखा कि जितने भी प्लांट्स होते हैं सब में अलग अलग प्रकार के डिफरेंट टाइप के सेल होते हैं। और जो सेल्स होते हैं, सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्लांट्स की टिश्यू बनाते हैं। प्लांट्स की टिश्यू होती है क्या, विच फॉर्म टिश्यू ऑफ द प्लांट्स। जो सेल्स होते हैं वो प्लांट्स की टिश्यू बनाते हैं, प्लांट्स की ऊतक बनाते हैं। इसीलिए नेक्स्ट लाइन क्या है, थेडर स्वान 1839 ए ब्रिटिश जूलॉजिस्ट स्टडीड डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स। अब जो थेडर स्वान थे उन्होंने 1839 में, जो थेडर स्वान थे वो 1839 में वो क्या किए थे, उन्होंने एनिमल सेल पे स्टडी किया था। ये क्या थे, ये जूलॉजिस्ट थे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, जिन्होंने क्या किया था, एनिमल सेल पे स्टडी की थी। उन्होंने देखा कि जो एनिमल सेल्स होते हैं उनके बहुत ही पतली लेयर होती है। जो एनिमल सेल्स होते हैं बहुत ही पतली लेयर होती है, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला था। बहुत ही पतली लेयर होती है सेल के ऊपर, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स का नाम दिया था। और जो सेल्डन के द्वारा दिया गया, जो थेडर स्वान थे वो 1839 में क्या किए थे, एनिमल सेल की क्या किए थे, स्टडी किए थे। वो क्या थे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। उन्होंने एनिमल सेल की स्टडी की थी, जिन्होंने बताया कि सेल के ऊपर एक थिन लेयर होती है, बहुत पतली परत होती है, जिसको उन्होंने बोला कि उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और उन्होंने जो ये सेल्डन के द्वारा जो थियरी दी गई थी प्लांट पे, जो उन्होंने खोज की थी, जो दी थी कि ये सेल्स है, उसके पे भी अध्ययन किया था। उस पर जब उन्होंने अध्ययन किया तो वो बताया कि जो प्लांट टिश्यू होते हैं उनके ऊपर वो क्या होते हैं, सेल वॉल के बने होते हैं। जो प्लांट टिश्यू होते हैं वो सेल वॉल के बने होते हैं। तो उन्होंने बताया कि एनिमल सेल की जो आउटर लेयर होती है वो उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होती है, और जो प्लांट सेल की आउटर लेयर होती है वो सेल वॉल की होती है। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होता है, ठीक है, आउटर लेयर ऑफ एनिमल सेल इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड आउटर लेयर ऑफ प्लांट सेल इज सेल वॉल। एनिमल सेल की जो आउटर लेयर होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बनी होती है, और जो प्लांट सेल की आउटर लेयर होती है वो सेल वॉल की बनी होती है। अब ये जो सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन, प्लांट्स प्लस एनिमल्स, जो सेल में प्लांट्स और एनिमल्स, जिस पादप और जंतु दोनों में जो सेल वॉल दोनों में प्रेजेंट होती है। पादप में भी होती है सेल मेम्ब्रेन, और प्लांट्स में भी होती है और एनिमल्स में भी होती है। सेल मेम्ब्रेन जो प्लांट्स और एनिमल्स में प्रेजेंट होती है वो किसका बना होता है, तो प्रोटीन्स का बना होता है। और जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में सेल वॉल पाया जाता है वो किसका बना होता है, तो वो सेल्यूलोज का बना होता है। वो क्या करता है, सेफ्टी प्रदान करता है, उसको क्या करता है, सेफ्टी देता है और उसको एक स्ट्रक्चर देता है। जो सेल मेम्ब्रेन्स होता है वो क्या करता है, कोशिका झिल्ली होती है जिसमें सेल के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उस झिल्ली में रखे हुए होते हैं। सेल्डन स्वान ने
उन्होंने क्या था, सेल की थियरी तो दी थी। उन्होंने बताया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल्स के ही बने थे, उनकी बॉडी सेल से बनी होती है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि वो जो सेल्स होते हैं वो रिप्रोडक्शंस कैसे करते हैं, वो डिवाइड कैसे अपने आप को करते हैं, ये उन्होंने नहीं बताया था। तो इसको बताने के लिए कौन आया था, रुडोल्फ वर्च्यू। रुडोल्फ वर्च्यू ने 1855 में क्या किया था, इन्होंने बताया था कि सेल्स कैसे डिवाइड करते हैं। फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। प्री एग्जिस्टिंग सेल्स का मतलब क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं उसी सेल्स से क्या करते हैं, सेल्स डिवाइड करके और नए सेल्स बनते हैं। जो सेल्स होते हैं, पुराने सेल्स होते हैं, जो उसमें क्या कहते हैं, उसी सेल से डिवाइड करके और नए सेल्स बनते हैं। तो ये रुडोल्फ वर्च्यू ने बताया था, जिसको उन्होंने बोला था ओमनिस सेलुला और सेलुला। ओमनिस सेलुला ए सेलुला मतलब कि एक सेल से ही डिवाइड करके नई सेल्स बनती हैं। उसके बाद से अब देखते हैं कि जो सेल्स होता है, सेल्स के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। सेल्स के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, तो उसकी खोज किसने की थी। इनसाइड ईच सेल इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। रुडोल्फ वर्च्यू ने बताया कि जो सेल्स होते हैं उन्होंने उसको माइक्रोस्कोप में देखा, तो सेल्स के अंदर बहुत ही डेंस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत ही अजीब तरह की कुछ स्ट्रक्चर होती है, जिसमें क्या होता है, जिसको उन्होंने बताया कि वो न्यूक्लियस कहलाता है। जो स्ट्रक्चर कुछ डेंस लाइक स्ट्रक्चर था बाउंडेड टाइप का, वो क्या था, उसको न्यूक्लियस उन्होंने बताया। उन्होंने बताया कि जो न्यूक्लियस होते हैं उसमें क्रोमोजोम्स पाया जाता है। जो न्यूक्लियस होता है क्रोमोजोम्स को कंटेन करता है, और उसी क्रोमोजोम्स में जेनेटिक मैटर्स होते हैं, डीएनए और आरएनए। नेक्स्ट टॉपिक देखें, नेक्स्ट लाइन देखेंगे, लिविंग कंटेंट इनसाइड सेल इज प्रोटोप्लाज्म। जो सेल्स होते हैं, जो लिविंग सेल्स होते हैं, अभी लिविंग सेल्स की बात हो, जो लिविंग सेल्स होते हैं उसके अंदर कुछ कंटेंट होते हैं। लिविंग सेल्स के अंदर कुछ कंटेंट होते हैं जिसको क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। हिंदी में बोलेंगे कोशिका द्रव्य। ये कोशिका द्रव्य की वजह से ही, प्रोटोप्लाज्म की वजह से ही क्या होता है, सेल्स अपना शेप बना के रखता है। वरना एक तरह से समझ लो कि जो अगर घर बनती है, एक मकान बनता है, तो उसमें जैसे पिलर का काम होता है कि उसको बना के रोक के रखे, पिलर का काम जो होता है, सेम वही समझ लो प्रोटोप्लाज्म का काम होता है। कोशिका द्रव्य क्या करती है, सेल को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। अगर कोशिका द्रव्य ना रहे तो जो सेल्स होते हैं वो क्या करेंगे, पिचक जाएंगे, और उसके अंदर जितने भी मटेरियल्स होते हैं, जितने भी ऑर्गन्स होते हैं सेल्स के, वो क्या करेंगे, आपस में सब मिक्स हो जाएंगे। तो इसलिए उसके अंदर क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, कोशिका द्रव्य होता है। ये कोशिका द्रव्य दो टाइप का होता है, एक न्यूक्लियोप्लाज्म को बोलते हैं, एक को न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं और सेकेंड को साइटोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म को हिंदी में क्या बोलते हैं, केंद्रिका द्रव्य, और साइटोप्लाज्म को क्या बोलेंगे, कोशिका द्रव्य। इनसाइड न्यूक्लियस, देखिए ये क्या है, आपका सेल्स है, कोशिका, और सेल्स के अंदर यही क्या है, न्यूक्लियस है, जो एक डेंस लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोला गया, ये न्यूक्लियस है। अब ये न्यूक्लियस के अंदर भी क्या होते हैं, कोशिका द्रव्य होते हैं। इसके अंदर जो होते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, जो इसके अंदर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, यानी केंद्रिका द्रव्य बोलते हैं। और जो इसके बाहर, न्यूक्लियस के बाहर होते हैं, आउटसाइड ऑफ न्यूक्लियस, इसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य बोलते हैं। मेन एरेना फॉर सेलुलर एक्टिविटीज मेटाबॉलिज्म्स, जो क्या करता है, ये जो कोशिका द्रव्य होता है, साइटोप्लाज्म होता है, वो क्या करता है, मेटाबॉलिज्म में और सेलुलर एक्टिविटी करने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका ये निभाता है, साइटोप्लाज्म। सेल की लाइफ बनाने के लिए क्या करता है, सेल की लाइफ बनाने के उसके अंदर जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, वो सेल्स के ऑर्गन्स के द्वारा होते हैं। तो सेल्स की लाइफ बनाने के लिए जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है उसी को क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। सेल की लाइफ को बनाने के लिए जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, साइटोप्लाज्म में ही होते हैं। अब देखेंगे सेल की साइज कैसे होती है, तो सेल की साइज वेरिएबल्स होती है, विभिन्न प्रकार की होती है। ऐसा नहीं है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है सब में सेल एक जैसा होता है, नहीं, सबका सेल अलग अलग टाइप, किसी में बड़ी होती है, किसी में छोटी होती है, और किसी में क्या होगा कि लंबी होगी सेल, सब में सेल की साइज अलग होती है। तो हम देखते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, सबसे छोटी सेल्स कौन सी होती है, तो माइकोप्लाज्मा।
माइकोप्लाज्मा में सबसे छोटी सेल्स पाई जाती है। अब लार्जेस्ट सेल देखेंगे। लार्जेस्ट सेल मतलब बड़ी सेल, सबसे बड़ी सेल्स किसमें पाई जाती है? तो एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच जो शुतुरमुर्ग होता है, शुतुरमुर्ग के अंडे में सबसे बड़ी सेल्स पाई जाती हैं। अब देखेंगे सबसे लॉन्गेस्ट सेल। लॉन्गेस्ट का मतलब क्या होता है? लंबी। लार्जेस्ट का मतलब होता है कि बड़ी, जो शेप में बड़ी हो, लेकिन लॉन्गेस्ट का मतलब होता है कि लंबा, जो सब शेप में क्या हो, एकदम लंबाई उसकी बहुत बड़ी। और अभी ह्यूमंस की बात हो रही है, मानव की बात हो रही है। मानव में सबसे लंबी सेल्स किसमें पाई जाती है? तो जो नर्व सेल्स होता है, जिसको बोलते हैं तंत्रिका कोशिका, वो क्या होती है? नर्व सेल्स में सबसे लंबी सेल्स पाई जाती हैं। अब स्मॉलेस्ट सेल देखेंगे, सबसे छोटी सेल्स ह्यूमन। यहाँ पे सबसे छोटी सेल्स हम देखे थे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, तो जो माइक्रोप्लाज्मा था, और ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो है, लेकिन मानव की बात करें तो मानव में सबसे छोटी सेल्स किसमें पाई जाती है? तो स्पर्म में। जो मैन का स्पर्म होता है, ठीक है, बॉय का जो स्पर्म होता है, उसमें क्या होते हैं? सबसे छोटी सेल्स पाई जाती हैं। और सबसे बड़ी सेल्स, लार्जेस्ट सेल्स, सबसे बड़ी सेल्स किसमें पाई जाती हैं? तो ओवम में। जो वुमेन की अंडाणु होती है, इसको हिंदी में अंडाणु बोलते हैं, उसमें सबसे बड़ी सेल पाई जाती है, लार्जेस्ट सेल पाई जाती हैं। अब देखते हैं हम डिवाइडलेस सेल क्या होती हैं। डिवाइडलेस सेल किसमें पाई जाती है? डिवाइडलेस का मतलब क्या होता है? कि जो डिवाइड, जिसमें डिवाइड ना हो, विभाजन ना हो, जो विभाजन रहित सेल है, वो किसमें होती है? न्यूरॉन्स में। जो क्या करते हैं? अपने आप को विभाजित नहीं कर पाती। ये न्यूरॉन्स का होते हैं, जो हमारे ब्रेन है, हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स सेल होती हैं, वो क्या होती है? डिवाइड रहती है, उसमें डिवाइड नहीं होता है। बाकी हमारे बॉडी जितने भी हैं, सब सेल से बन गए हैं। हर एक बॉडी हर जगह सेल्स है, यहाँ हज़ारों सेल्स है, हज़ारों, लाखों, करोड़ों, बहुत सारे सेल्स से मिलकर बने हैं। अगर हमने यहाँ पे कहीं तेज से लगा दिया, चोट तेज से मार दिया, तो यहाँ के सेल्स मर जाएंगी, इस यहाँ के सेल्स मरेंगी। फिर अपना इसी सेल से जो अगल बगल सेल्स रहेंगे, उसी से अपने आप को क्या करके वो सब डिवाइड करके फिर यहाँ पे सब इकट्ठा हो जाएंगे, अपना मैनेज कर लेंगे। लेकिन जो न्यूरॉन्स की जरूरत है, वो डिवाइड वहाँ के सेल नहीं करती। इसलिए कहते हैं जब ब्रेन में चोट लगती है तो इंसान की मौत होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, यहाँ के सेल्स डिवाइड नहीं होती है। अब देखेंगे फास्ट डिवाइडिंग सेल्स। कौन से ऐसे सेल्स है जो बहुत ज़्यादा, बहुत फास्ट डिवाइड करता है? तो लीवर सेल। लीवर में जो लीवर है, जो सेल से बनी है, उसमें बहुत ज़्यादा फास्ट डिवाइडिंग होता है। इसे लीवर का ट्रांसप्लांट हो सकता है। लोग कहते हैं लीवर का ट्रांसप्लांट अगर कर सकते हैं, तो थोड़ा सा लीवर हम काट के किसी को ट्रांसप्लांट कर देंगे, तो क्या होगा? उसमें फिर दोबारा वो मैनेज, फिर दोबारा वो अपना सर्वाइव कर लेगा, बन जाएगा, क्योंकि उसमें डिवाइडिंग बहुत फास्ट होती है। वो डिवाइडिंग करके फिर अपने आप को मैनेज कर लेगा उसे। इसलिए लीवर की सेल सबसे फास्ट होती है, सबसे फास्ट डिवाइडिंग होती है।